अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये पहले पाठ वास्तविक संख्याएं में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इससे पहले कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हम चर्चा करें, हम चाहेंगे कि आप अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इनसे परिचित हो जाएं। तो अगर आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 से लेकर अनंत तक। भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 इस तरीके से। संख्या 1 के बारे में ये कहा जाता है, संख्या 1 के बारे में ये कहा जाता है, ये तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या। तो हम कैसे पता लगाते हैं? आखिर हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई पूर्णांक संख्या भाज्य है या अभाज्य है? तो ये हम विभाजक की संख्या, विभाजक की संख्या के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कोई संख्या अभाज्य होगी या भाज्य संख्या होगी। तो जैसे देखिए 1 है तो हम 1 के विभाजक लिखते हैं, तो ये केवल 1 है। 2 के विभाजक अगर हम लिखें तो ये है 1 और 2। 3 के विभाजक लिखें तो 1 और 3। 4 के विभाजक लिखे तो 1, 2, 4। 5 के विभाजक लिखे तो 1, 5। इसी तरीके से 6 के विभाजक लिखे तो 1, 2, 3। तो हम देखते हैं कि ऐसे विभाजक, ऐसी संख्या जिनके केवल 2 विभाजक हैं, जैसे इसमें 2 विभाजक हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 विभाजक हैं, केवल 2 विभाजक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिसके केवल 2 विभाजक हों वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। केवल 2 विभाजक, जिसके केवल 2 विभाजक हों, केवल 2 विभाजक हों, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब अगर 2 से अधिक विभाजक होंगे, देखिए 2 से अधिक विभाजक इसमें हैं और इसमें हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से अधिक विभाजक होते हैं वह भाज्य संख्याएं होती हैं। 4 के भी 2 से अधिक विभाजक है, 6 के भी 2 से अधिक विभाजक है, 8 के भी 2 से अधिक। अब संख्या 1 ऐसी है जिसके ना तो 2 विभाजक है ना तो 2 से अधिक विभाजक है, इसका केवल 1 विभाजक है, इसलिए संख्या 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो अगर हम अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं से भली भांति परिचित हो गए हों तो हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझते हैं। ये कहता है कि कोई, अब हम जब भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं से भली भांति परिचित हो गए हैं तो हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बात करेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि सभी भाज्य संख्याएं
सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय तरीके से लिखा जा सकता है। नौ ने ये कहती है कि जैसे आप A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये है आपका मूल अंग्रेजी के वर्ण, अंग्रेजी के शब्द लेटर्स होते हैं, और कोई भी जो आप शब्द बनाते हैं वही ABCD से बनाते हैं। इसी तरीके से जैसे मूल अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कोई भी संख्या आप इन्हीं अंकों से बनाते हैं। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम मूल रूप से अभाज्य संख्याओं को लेकर हम भाज्य संख्याओं को बना सकते हैं। कैसे? गुणनफल का सहारा लेते हुए। तो हम किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये होगा अभाज्य संख्या 2 गुणे 2। इसी तरीके से 6 ले तो 6 को 2 गुणे 3। इसी तरीके से 20 लें तो 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी भाज्य संख्या हो, जैसे 4 एक भाज्य संख्या है, तो उसको हमने उसके गुणनफल में, जब गुणनफल, तो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। यहाँ 6 एक भाज्य संख्या है, तो इसको अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या को भी 2 गुणे 2 गुणे 5 के रूप में लिखा गया है। जहाँ पर 2 अभाज्य संख्या है, ये भी वही अभाज्य संख्या, ये अभी अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और अब एक है कि अद्वितीय तरीके से क्या अर्थ होता है। तो इसको समझने के लिए आप करिए, जैसे 20 है, तो 20 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 20, 2 गुणे 10, 4 गुणे 5, 3 तरीके हो गए। यहाँ पर 20 को अगर हम संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहे हैं तो 3 तरीके हुए। पहला ये तरीका, दूसरा ये तरीका, तीसरा ये तरीका। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल 20 ही इस संख्या को केवल 20 गुणे 1 के रूप में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। फिर ये नहीं कह सकते हैं कि 20 को केवल 2 गुणे 10 के रूप में लिख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20 को 4 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब 20 को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में कई तरीकों से लिखा गया है। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका।
किसी भी अभाज्य संख्या को संख्याओं के गुणनफल के रूप में, दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में तीन तरीके से लिखा गया है। और ये तीन तरीके इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो है इन संख्याओं पर शर्त नहीं लगाई है। अगर ये अभाज्य संख्या हो, अगर ये अभाज्य संख्याएं हम कहें कि गुणनफल के रूप में केवल अभाज्य संख्याएं लेंगे, अगर गुणनफल के रूप में केवल अभाज्य संख्याएं लेंगे तो उसका केवल एक ही तरीका है, वो है ये। कहने का मतलब 20 को अगर दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें, जहां पर संख्याएं अभाज्य संख्याएं हों, तो उसमें केवल एक ही तरीका है। हाँ, ये हो सकता है कि इनके क्रम बदल दिए गए, हो सकता है कि ये लिखा जाए 5 गुणे 2 गुणे 2, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि इसको इनके अलावा अगर हम चाहें कि 20 के गुणनफल 20 को 3 के गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ कुछ और पूछो, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम 20 के गुणनफल 20 को कभी भी अभाज्य संख्या 3 है तो यहाँ 3 गुणे कुछ नहीं लिख सकते हैं। 20 को 3 गुणे कुछ नहीं लिख सकते हैं। 20 को 5 गुणे कुछ नहीं लिख सकते। 20 को 7 गुणे कुछ नहीं लिख सकते हैं। 20 को 5 गुणे 2 गुणे 2 या 2 गुणे 2 गुणे 5 हमेशा लिखेंगे। कहने का मतलब जो आपका ये 20 है, 20 में निश्चित है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, जिसमें 2 2 बारी आता है और 5 एक बारी आता है, ये निश्चित है। और इसी को हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका उपयोग, एक प्रश्न हम ले लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर होता है। तो इस मान लीजिए हमारे पास 4 की घात n कोई एक संख्या है, यह संख्या है। अब n पर कोई रोक नहीं है, n कुछ भी संख्या हो सकती, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4, इसी तरीके से। तो क्या अगर इस संख्या को लिखेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या कभी शून्य आ सकता है? शून्य क्या इकाई के स्थान पर क्या कभी शून्य आ सकता है कि नहीं? 4 की घात n को अगर लिखा जाए गुणा करके, इसको अभी तो एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आधार और घात के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है। तो अब क्या इसके इकाई के स्थान पर n के किसी मान के लिए क्या इसके इकाई के स्थान पर शून्य हो सकता है? तो ऐसा देखते हैं। तो शून्य होने के लिए किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, k संख्या ली, तो शून्य आने के लिए, अब ये संख्या है तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे इसी तरीके से। तो शून्य आने के लिए 2 और 5 गुणनफल के रूप में विभुत मौजूद होने चाहिए। इकाई के स्थान पर शून्य आने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनफल में 2 और 5 गुणनखंड के रूप में अवश्य मौजूद होने चाहिए। अब इसको देखते हैं, तो ये एक भाज्य संख्या है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह कहती है कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में एक अद्वितीय तरीके से ही लिखा जा सकता है। तो अब 4 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 की घात n, तो ये हो गया 2 की घात 2
घात n, तो ये हो गया 2 की घात 2n। तो अब देखेंगे हम कि इस संख्या के अभाज्य गुणनफल में केवल एक अभाज्य संख्या 2 वो कई बारी आएगी। आपको कहीं से भी संख्या 5, आपको इसके अभाज्य में कहीं से भी संख्या 5 नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसके इकाई के स्थान पर शून्य नहीं होगा। इकाई के स्थान पर शून्य नहीं होगा। इकाई के स्थान पर शून्य नहीं